हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सर रिजल्ट मिल गया तो अच्छा, मेरे 60 में से 52.5 आए हैं, जिसमें से अगर इंडिविजुअली मैं बताऊं, जैसे सब्जेक्टिव में 30 में से। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये प्रोविजन एंड रिजर्व है। हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया था, एक टेस्ट रख लेंगे उसका छोटा सा, अभी एक दो दिन के अंदर या कल ही भेज देते हैं। तो प्रोविजन एंड रिजर्व जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा, मतलब छोटा सा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। पूरा कंप्लीट थ्योरी है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं प्रोविजन रिजर्व के, जैसे हमने पीछे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा था ना, वैसे ही प्रोविजन और रिजर्व के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे जो हमारे आगे यूज होंगे और 12th क्लास में भी यूज होंगे। तो पहले दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं, प्रोविजन और रिजर्व। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, वो अगर हम स्ट्रॉन्ग चाहते हैं अपनी, तो हमें अपना सारा का सारा प्रॉफिट ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना ओनर में। तो अभी तो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है। आपने अपने बिजनेस स्टडी के सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है तो पूरा प्रॉफिट वो रख लेता है। फिर एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है जिसमें दो से ज्यादा ओनर होते हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ जाता है। फिर एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में बढ़ जाता है, डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारा का सारा प्रॉफिट हमें नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ फ्यूचर में अनसर्टेन लॉसेस भी हो सकते हैं, या कुछ सर्टेन लॉस जो हमें पता है। कुछ लॉस ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें पहले से मालूम होगा, बट उनका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होगा हमें। वो लॉस हो सकता है ये तो पता होगा, लेकिन कितना हो सकता है उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम होगा। तो ऐसे लॉस को प्रोविजन कहते हैं, जिसके लिए ऐसा अमाउंट जो कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, बट उसका अमाउंट हमें एस्टिमेशन बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ता है, एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता होता, उसको प्रोविजन कहते हैं। ये हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको P&L अकाउंट में डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। P&L अकाउंट में इसको डायरेक्ट चार्ज कर दिया जाता है, तो ये रिड्यूस कर देता है करंट ईयर के प्रॉफिट। और दूसरी तरफ होता है रिजर्व। जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट में से निकलता है। मतलब पहले P&L अकाउंट बनेगा पूरा, और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। उस प्रॉफिट में से रिजर्व अलग कर लेते हैं। रिजर्व अलग करने का मतलब फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो जाए, सर्टेन नहीं है, ये हो सकता है, अनसर्टेन है, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए रिजर्व बना लिया जाता है। तो ये प्रॉफिट में से बनता है, तो ये प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी बिजनेस को लॉस हो गया तो रिजर्व बनेगा ही नहीं। रिजर्व कब बनेगा? जब बिजनेस को प्रॉफिट जब होगा। प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि जो प्रोविजन है मेरा वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक वर्ड यूज करेंगे हम इसके अंदर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, वो आएगा ही आएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। अब चाहे बाद में कैलकुलेशन करने के बाद लॉस आ जाए बिजनेस में, बट वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। और जो रिजर्व होता है वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट करा जाता है। तो ये तो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी डिफरेंस पढ़ेंगे हम। तो मैं थोड़ी बातें और एग्जांपल से समझा देता हूँ प्रोविजन का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस ने 2 लाख रुपए का गुड सोल्ड करा, और फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको ये रियलाइज हुआ सम ऑफ द डेटर्स जो है वो आपके पेमेंट नहीं करेंगे। हमें ऐसा लगा कि कुछ डेटर्स हमारा अमाउंट पे नहीं करेंगे, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था हमें कि वो कितने डेटर हैं या कौन सा अमाउंट है जो हमें रिकवर्ड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं जिसे कहते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल का मतलब जिन पे हमें डाउट है कि जो पैसा नहीं देंगे फ्यूचर में, उसके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। कौन सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। एक प्रिंसिपल पढ़ा था प्रूडेंस प्रिंसिपल, उसी के अकॉर्डिंग प्रोविजन का कॉन्सेप्ट चलता है। तो प्रोविजन का मतलब जितनी भी फ्यूचर में होने वाली हमारी लाइबिलिटीज होंगी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने पिछले चैप्टर में भी कंप्लीट करा था। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम देखेंगे आगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर। मतलब ये आपकी नॉन लाइबिलिटी होती है, बट ये लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी और प्रोविजन में भी डिफरेंस होता है। लाइबिलिटी जो होता है वो एग्जैक्ट अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जो प्रोविजन होता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो वैसे तो इसको लाइबिलिटी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होती बिजनेस की, क्योंकि एक्चुअल लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, ये सब। लेकिन जो प्रोविजन है वो हमने अपने एस्टिमेशन बेसिस पे बनाया है, तो हम इसको लाइबिलिटी नहीं कहते। प्रोविजन और लाइबिलिटी में भी थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे। जैसे मैं आपको कहूँ रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये लाइबिलिटी होगी, यस ये लाइबिलिटी होगी हमारी, ठीक है, लाइबिलिटी होगी। अमाउंट।
ये नोन अमाउंट है विद एक्यूरेसी। और कुछ बातें और हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, अभी नोट्स में से पढ़ लेते हैं हम, फिर फीचर्स और इम्पोर्टेंस। मैं नोट शेयर करता हूँ यहीं पे। अच्छा सर, मैम ने बोला था कि शायद इसके बाद वो नोट्स पे आ रहे थे। मैंने जो बुकलेट भेजी है उसमें भी ये चैप्टर है प्रोविजन रिजर्व, जो वॉल्यूम 2 वाली बुकलेट मैंने भेजी है, बट उसमें शॉर्ट में है काफी, क्योंकि टाइप किया हुआ है वो। पूरा चैप्टर मैंने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, देखो उसमें रीड कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है इंट्रोडक्शन में, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये कह रहे हैं अगर हमें अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, in order to strengthen the financial position of the business and to meet expected and unexpected events, it is always advisable that the entire profits are not distributed among the owners. Rather, a part of profits are kept in the business for meeting the known as well as unknown liabilities in future. Hence, funds are arranged out of the profits of the current year in two forms, provision and reserve. दो तरीके से वो होते हैं। तो पहले प्रोविजन के बारे में डिस्कस करा हमने, मीनिंग लिखा हुआ है, प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड by charging to the profit and loss account to provide for any known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. फिर एग्जांपल लिखा हुआ है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 2 लाख रुपए का कुछ बेचा और मान लो कुछ डेटर हमें अमाउंट नहीं पे करेंगे फ्यूचर में, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, नीचे बुलेट्स में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन इज चार्ज इन द P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के केस में उसको SPL कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो हम अभी 11th में पढ़ेंगे उसमें P&L अकाउंट हम बार बार यूज करेंगे जनरली। एग्जांपल जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। फिर एक बात लिखी है अगले बुलेट्स में, प्रोविजन डिफर फ्रॉम लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट प्रोविजन इज एन एस्टिमेट अमाउंट। वो कह रहा है लाइबिलिटी और प्रोविजन दोनों अलग अलग बातें हैं। लाइबिलिटी जो होता है वो एक्यूरेसी के साथ आपको उसका अमाउंट मालूम होता है, और जो प्रोविजन होता है उसमें हमें एस्टिमेशन बेसिस पे आइडिया लगाना होता है, तो इसलिए वहां पे हम लाइबिलिटी और प्रोविजन थोड़ा सा फर्क होता है दोनों। फिर आपका फीचर्स लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर एन एंटिसिपेटेड लॉस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड फॉर नो डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, डेप्रिसिएशन सकते थे यहाँ पे, जो एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है उसको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टू टेक केयर ऑफ लाइबिलिटी दैट हैज अराइजन, मतलब अगर हमें लग रहा है कि कोई लाइबिलिटी हमारी हो सकती है तो उसको भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और अगर हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस पता लगाना है तो हमें अपने लाइबिलिटी और एसेट्स को करेक्ट वैल्यू पे शो करना पड़ेगा। देन फिर आपके फीचर्स हैं, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स में से होता है, प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है। लेकिन हाँ, ये जो होता है ना आपका, ये होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आप P&L अकाउंट तो बनाओगे पहले, तो ये पहले ही डेबिट हो जाता है P&L अकाउंट में। अब बाद में कैलकुलेशन करने के बाद हो सकता है कि लॉस भी आ जाए हमारा P&L अकाउंट, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही चार्ज कर लिया जाता है। क्रिएटेड टू मीट नॉन लाइबिलिटी, जो नॉन लाइबिलिटी होती है जिनके बारे में हमें पता होता है जो हो सकती है फ्यूचर में, उनके लिए बनाया जाता है। एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, एक्चुअल नहीं होता है यहाँ पे कुछ भी। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑल प्रोविजन आर चार्ज टू P&L अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L इन केस ऑफ कंपनी, सो दे रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच दे आर क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू असर्टेन ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अगर हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर व्यू में पता लगाना है तो हमें प्रोविजंस को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। फिर आपका टू असर्टेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अगर आप अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहते हो बिजनेस की तो आपको जो भी नॉन लाइबिलिटी है उन सभी लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपका है प्रोविजन इज रिक्वायर्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, वही तीसरा पॉइंट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमें इसको लगाना पड़ता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ये कहता है जितने भी फ्यूचर के लॉसेज हैं उन सभी को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्रोविजन हेल्प टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट,
अब जनरली क्या होगा, अगर हमने प्रोविजन नहीं बनाया तो अल्टीमेटली वो हमारे कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा एंड में, तो कैपिटल हमारा कम हो जाएगा, तो कैपिटल के अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है, जिससे कि हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़े, कैपिटल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कैपिटल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड फंड फॉर नोन लॉसेज, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज, और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज हैं, नोन लाइबिलिटीज हैं, उनके लिए फंड हमें आसानी से मिल जाता है। नीड फंड्स टू मीट द नोन लॉसेज एंड लाइबिलिटीज, तो प्रोविजन आर मेड टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग सच लॉसेज और लाइबिलिटीज। तो जो प्रोविजन होते हैं उनसे हमें वो अमाउंट मिल जाता है। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट हमने पहले से अलग कर लिया होता है और हम उसे अपना P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई डेटर अगर हमें पैसा नहीं देने वाला है, तो वो उतना अमाउंट हम अपना मेंटेन रखेंगे ताकि हमारे प्रॉफिट पे कोई ज्यादा खास फर्क बाद में ना पड़े। वो प्रॉफिट हमारा जरूर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने उसे अपना खर्चा मान लिया है। तो एक चीज याद होगी, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यही तो था। अब मान लो हमने ये एस्टिमेशन लगा लिया कि कोई डेटर पैसा नहीं देगा, और अगर वो दे दे तो फिर तो वो तो गलत हो गया ना। लेकिन अगर वो एक बार हो गया तो उसको रिवर्स बैक तो करा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो नॉन लाइबिलिटीज होती है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको हमें दिखाना होता है। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट में यही चीज होती थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर लिया, ये मान के कि डेटर फ्यूचर में पैसा नहीं देगा, बट अगर वो पैसा दे देता है तो वो तो डेबिट हो चुका है, अब उसको दोबारा रिटर्न बैक नहीं करा सकते। नहीं कर तो ये प्रोविजन का कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। रिजर्व भी देख लेते हैं यहीं से। रिजर्व का मतलब, प्रोविजन रिजर्व में छोटा सा फर्क सिर्फ इतना सा है, जो प्रोविजन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट में से निकलेगा। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और फिर उसके बाद प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करेंगे, तो उसमें से आपका, उसको हम रिजर्व कहते हैं। जैसे रिजर्व रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड, रिजर्व रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस to strengthen its financial position. In the words of William, reserve means the amount set aside out of profit and surplus, which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of the balance sheet. मतलब वो ऐसी लाइबिलिटी होगी जिसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता कि वो हो सकती है फ्यूचर में, बस हम पहले से अमाउंट को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता, बट ओनली रिड्यूस द डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, वो डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अभी जो हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे 11th क्लास में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का होगा, तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अपना, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा, उस प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, इतना करेंगे। लेकिन जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, तो पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे, उसमें नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब वो नेट प्रॉफिट क्योंकि पार्टनर्स को बिलोंग करता है, अलग अलग है ना, वो पहले एक ओनर था तो हमने सीधा कैपिटल में ऐड कर दिया। अब जब अलग अलग ओनर होंगे तो उसके लिए एक नया अकाउंट बनवाएगा हमसे वो, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर वो कहेगा कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करो। जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हो सकता है किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो वो दे दो, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी देनी हो तो वो सैलरी दे दो, या ये भी हो सकता है कि कुछ रिजर्व मेंटेन करना हो तो वो रिजर्व मेंटेन कर लो। मान लो 40,000 हो गया ये सब मिला के, तो 1 लाख में से 40,000 हटा देंगे तो बाकी का 60,000 वो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में फर्क होता है, ठीक है। तो वो जो रिजर्व होता है वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता, बट हाँ वो डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि 1 लाख बटना चाहिए था लेकिन अब पार्टनर्स को मिलेगा 60,000। एग्जाम्पल लिखे कुछ। अभी एग्जाम्पल समझ तो नहीं आ सकते अभी, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़े थोड़े। जनरल रिजर्व जो होता है वो आपका कोई स्पेसिफिक भी होता है और एक नॉर्मल भी होता है, तो ये जनरल पर्पस के लिए होता है, मतलब कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनरल रिजर्व हो गया। फिर आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये वाला जो रिजर्व है आपका ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे है ये, क्योंकि डिबेंचर हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये लाइबिलिटी होती है एक तरह की, इतना समझ लो। जैसे मैंने आपसे पैसा ले रखा है, तो आपका पैसा वापस करने के लिए मैं कुछ एक रिजर्व मेंटेन कर लूंगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, तो उसकी रीपेमेंट के लिए एक रिजर्व बना दिया जाता है, उसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं, 12th क्लास का पार्ट है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, तो अप होती है तो वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाए तो वो जो वैल्यू कम होती है उसको सेट ऑफ कराने के लिए एक रिजर्व बनाते हैं, वो वैल्यू सेट ऑफ कराने के लिए वो होता है IFR, इसकी भी ट्रीटमेंट 12th क्लास में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब जो डिविडेंड हम शेयर होल्डरों को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, वो कांस्टेंट रहे, उसका रेट में कोई चेंजेस ना आए, तो उस रेट को मेंटेन रखने के लिए एक रिजर्व बना लिया जाता है। जैसे मान लो किसी ईयर में हमें सफिशिएंट प्रॉफिट था,
तो हमने डिविडेंड अच्छे से दे दिया। अब किसी ईयर में हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो क्या हम डिविडेंड कम दें? नहीं, हम उतना ही डिविडेंड मेंटेन कर सके उसके लिए हम एक अलग से रिजर्व बना के रखेंगे, ताकि अगर वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है हमारा तो हम उस रिजर्व में से निकाल के दे दें। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रेट मेंटेन करने के लिए होता है, एंड रिजर्व फॉर एक्सपेंशन या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ये सारी बात। इफ एन अमाउंट इक्वल टू रिजर्व इज इन्वेस्टेड, वो कह रहे हैं कि अगर कोई अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा एसेट बन जाता है, जिसको रिजर्व फंड कहते हैं। तो रिजर्व और रिजर्व फंड दोनों अलग अलग बातें हैं। रिजर्व जो है वो लायबिलिटी है, और जब उसे इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं तो वो बन जाता है एसेट। तो रिजर्व फंड होने के लिए रिजर्व होना जरूरी है। बिना रिजर्व के रिजर्व फंड नहीं हो सकता, लेकिन बिना रिजर्व फंड के रिजर्व हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो रिजर्व पहले बनता है, और फिर अगर उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं आउटसाइड द बिजनेस, किसी बाहर सिक्योरिटी में लगा देते हैं, तो उसे हम रिजर्व फंड कहते हैं। अदरवाइज फिर उसको रिजर्व भी कहते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट में क्या है इसका, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज इट इज क्रेडिटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट में से निकलता है। रिजर्व आर क्रिएटेड वॉलंटरली टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है। Reserve are shown on the liability side of balance sheet as reserve is a part of profit which would have been distributed otherwise। मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट है। देखो ध्यान से समझो, मैंने बताया था जो प्रॉफिट्स हुआ उसे क्या करते हैं हम, कैपिटल में प्लस कर लेते हैं, यही करते हैं। कैपिटल कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने ये डिसाइड करा एक काम करते हैं, इसमें से 40,000 रुपए अलग रख लेते हैं और 60,000 कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 60,000 तो कैपिटल में प्लस हो गए, और बाकी के 40,000 वो आने तो लाइबिलिटी साइड में ही चाहिए, तो इसलिए उसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड। ये वही पॉइंट है, अगर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो रिजर्व बन जाता है। रिजर्व इज नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लाइबिलिटी or depreciation in the value of asset but for meeting an unknown liability or loss in the future। ये unknown liability के लिए होता है। ठीक है, फ्यूचर में आने वाला। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व हेल्प इन स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये वही पॉइंट ऊपर वाला रिपीटेड है। रिजर्व हेल्प टू प्रोवाइड अनफोर्सीन लायबिलिटी, जो फ्यूचर में हो सकती है, हमें लग रहा है कि मतलब कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बस हम बना लेते हैं रिजर्व कि हो जाएगा अगर, तो उसको यूज कर लेंगे। रिजर्व हेल्प इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, जिसके लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व हेल्प टू प्रोवाइड फंड फॉर मीनिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटी, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये बताया था मैंने, कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में, अगर हमें उसे रिपेमेंट करनी है तो उसके लिए एक अलग से अमाउंट रिजर्व कर लिया जाता है। रिजर्व हेल्प टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। इन्वेस्टमेंट रिजर्व, जो फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो बनाना जरूरी होता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रिजर्व हमें क्रिएट करना पड़ता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से अगर कुछ आ सकता है तो वो डिफरेंस ही है खाली, वो भी प्रोविजन एंड रिजर्व का। यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो डिफरेंस दे रखा है बेसिस में। नेचर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन। पर्पस, क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटी, क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड मीट अननोन लायबिलिटी। अननोन लायबिलिटी। यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, क्या प्रोविजन को हम डिविडेंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, प्रोविजन को डिविडेंड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। रिजर्व को कर सकते हैं, रिजर्व को कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए यूटिलाइज। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रोविजन करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, रिजर्व करंट ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन हाँ डिविजिबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो वहां पे लिखा हुआ है रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सो इट रिड्यूसेस द डिविजिबल प्रॉफिट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट दोनों अलग बातें हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन को कभी भी बिजनेस के आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं करा जाता। जो रिजर्व है उसको इन्वेस्ट को कर सकते हैं। लीगल नेसेसिटी, इट इज मेड आउट ऑफ लीगल नेसेसिटी। जो प्रोविजन है वो लीगल नेसेसिटी के अकॉर्डिंग है, और जो रिजर्व है वो मैटर ऑफ प्रूडेंस है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर आपका है प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, इट इज शोन ईदर एज अ लायबिलिटी अंडर द हेड करंट लायबिलिटी और एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट। हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन का, मैंने आपको बताया था 2 तरीके से, या तो आप एसेट्स में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दो, या उसको लायबिलिटी साइड में लिख दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेम ऐसे ही डेटर है, मान लो डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करके दिखा दो, या उसको लायबिलिटी साइड में लिख दो। तो दोनों तरीके से शो कर सकते हैं, और जो रिजर्व है वो लायबिलिटी में ही शो होता है, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर।
तो ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद टाइप ऑफ रिजर्व है हमारे, ठीक है, इसको देखते हैं। चार्ट बना होगा इसमें एक, ये फ्लो चार्ट बन रखा है। एक रेवेन्यू रिजर्व है एक, तो जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से निकलता है, और एक कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से निकलता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले रेवेन्यू प्रॉफिट्स और कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स और कैपिटल आप मुझे बताओ थोड़ा बहुत, अगर कुछ पता हो। दोनों में कोई डिफरेंस होता है या सेम होता है? डिफरेंस तो होता है। कैसे? मेरे हिसाब से रेवेन्यू प्रॉफिट वो होता है जो जैसा हमारे गुड्स वगैरह सेल करके जो प्रॉफिट डे टू डे ऑपरेशन से जो होता है, और हाँ कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो जैसे अगर हमने एसेट बेचा हमारे को प्रॉफिट हुआ, मेरे हिसाब से वैसे। ठीक है, तो हमने ये कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट जो पढ़ा था ना, वो यही चीज थी। तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होता है आपका जो रेगुलर नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है बिजनेस में, और कैपिटल प्रॉफिट्स होता है जो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, बट हमें उससे कुछ प्रॉफिट हो गया, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट्स की रिवैल्यूएशन हो गई, और भी बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हैं ना। थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये 12th क्लास का पार्ट है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल हमें समझ आ जाए। तो सबसे पहले तो हम रेवेन्यू रिजर्व समझते हैं। अब रेवेन्यू रिजर्व में भी दो टाइप के रिजर्व इसमें दे रखे हैं फ्लो चार्ट में, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जो जनरल रिजर्व होता है और कंटिजेंसी रिजर्व, ये दोनों एक ही चीज होती हैं। कंटिजेंसी रिजर्व या जनरल रिजर्व, मतलब ये जनरल है, इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया है। तो ये जनरल है, आप जहां इस्तेमाल करना चाहो वहां इस्तेमाल करो। और फिर एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे मैंने कुछ नाम अभी बताए थे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो वो डिविडेंड के रेट को स्टेबल रखने के लिए बनाया जाता है, ताकि डिविडेंड का रेट स्टेबल रहे ईयर टू ईयर। वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया। फिर एक बताया था मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR, वो क्या होता है, डिबेंचर की रिपेमेंट करने के लिए बनाया जाता है, तो उस पैसे का इस्तेमाल उसकी रिपेमेंट में ही होगा। ये हो गया। फिर आपका एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब अगर किसी वर्कर का फ्यूचर में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए वो रिजर्व मेंटेन किया जाता है। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो रिजर्व पार्टनर्स आपस में, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स बांट लेंगे, और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डरों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो रिजर्व उसमें इस्तेमाल होगा कंपनसेशन देने के लिए। फिर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप और डाउन आएगी, उस वैल्यू को अप और डाउन को ठीक करने के लिए वो बनाया जाता है। डाउन वैल्यू, जो वैल्यू डाउन हो जाती है उसको सेट ऑफ कराने के लिए IFF या IFR कहते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे कौन से, रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जो जनरल होता है वो किसी भी पर्पस में यूज किया जा सकता है, और जो स्पेसिफिक होता है वो जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस में सिर्फ इस्तेमाल होगा। फिर आपका कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से निकलता है। कैपिटल प्रॉफिट जैसे एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लायबिलिटी, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। हम शेयर डिवेंचर 12th क्लास में पढ़ेंगे। जब हम शेयर डिवेंचर इशू करते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्राइस पे इशू करते हैं, जितनी उनकी वैल्यू है उससे ज्यादा पे। तो जो ज्यादा प्राइस होता है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। फिर आपका प्रॉफिट प्योरिटी इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ प्रॉफिट हो गया, हमें बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर हमने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करी वहां से कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस, हमने किसी का रनिंग बिजनेस कम वैल्यू पे खरीद दिया लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअल में ज्यादा थी, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो जो प्रॉफिट हो जाएगा हमें, उसको भी हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। और प्रॉफिट फ्रॉम द री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये क्या होता है, जब शेयर कैपिटल 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे शेयर्स इशू करते हैं। अगर सामने वाला शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता, डिफॉल्टर हो जाता है, तो उसके शेयर कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, छीन लेती है, और जो अमाउंट वो दे चुका होता है वो भी रख लेती है, ठीक है। जैसे 10 रुपए देने थे, उसने 2 रुपए दे दिए, फिर एक बार 2 रुपए दे दिए, फिर एक बार 2 रुपए दे दिए, 2-2 रुपए करके 3 बार उसने पेमेंट कर दी, और बाकी के बचे 4 रुपए वो नहीं पे कर पाया। कंपनी उसे नोटिस भेजेगी, वो तब भी नहीं पे करेगा तो कंपनी उसके शेयर भी फॉरफिट कर लेगी, और जो 6 रुपए वो दे चुका है वो भी रख लेगी। तो वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, और वो शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट करे वो दोबारा रीइश्यू कर देगी। वो शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट करे वो दोबारा रीइश्यू कर देगी रीइश्यू कर मार्केट में दे। किसी और को, और फिर उसमें कुछ प्रॉफिट निकलेगा उसका, तो वो प्रॉफिट आपका कैपिटल
प्रॉफिट बनेगा। जैसे हायर परचेज में भी यही होता है ना, जैसे हमको इंस्टॉलमेंट में मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी की हमें देनी थी टोटल 15 इंस्टॉलमेंट, 15 में हम 12 पे कर चुके थे, 3 हम नहीं पे कर पाए, तो 3 के लिए वो हमें नोटिस देते हैं, नहीं पे करते हैं, नहीं पे करते हैं, नहीं पे करते हैं, तो घर से बाहर रख के गाड़ी भी उठ जाती है कई बार, वो कंपनी वाले उठा लेते हैं, फिर वो उठा के ले जाते हैं और जो इंस्टॉलमेंट हम दे चुके होते हैं वो भी रख लेते हैं, फिर वो गाड़ी वो दोबारा किसी और को बेच देते हैं सेकंड हैंड, तो वो कैपिटल प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट, ये पीछे वाली बातें मैंने सारी बता दी, एक बार दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से पढ़ा था हमने, रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल स्पेसिफिक, फिर उसके बाद आपके इसके एग्जांपल दे रखे हैं, फिर कैपिटल रिजर्व इसके एग्जांपल दे रखे हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे ये डिफरेंस दिया हुआ, सोर्स ऑफ क्रिएशन, रेवेन्यू रिजर्व आपका रेवेन्यू प्रॉफिट से निकलता है, और जो कैपिटल रिजर्व है आपका वो आपका कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, रेवेन्यू रिजर्व इन द नेचर ऑफ जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व है आपका, तो अवेलेबल होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए, मतलब शेयर होल्डर को हम डिविडेंड बांट सकते हैं। हाउएवर स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ओनली, मतलब ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिजर्व है उसमें जो आपका जनरल रिजर्व वाला है वो तो यूज कर सकते हो डिविडेंड के लिए, बट जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसको यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व यूज किया जा सकता है अगर कंपनी एक्ट की कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाए। अब वो कंपनी एक्ट क्या है वो अलग बातें हैं, तो कंपनी एक्ट की कंडीशन कुछ सेटिस्फाइड हो जाए अगर, तो उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है सर, ये ऊपर रिमेनिंग मीटिंग टाइम दिखा रहा है 10 मिनट्स। वो मैंने ना दूसरे उसमें भी सिस्टम में भी खोला हुआ है ना आज, इस वजह से तो 40 मिनट का होता है। कोई बात नहीं, बंद हो तो ज्वाइन कर लेना है, मैं बता दूंगा पहले जैसे बंद होने वाली। ठीक है, ठीक है। फिर से इसके बाद आपका पर्पस, इट इज क्रिएटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है ये, ऑन अनफोर्सिन कंटिजेंसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, एंड इट इज क्रिएटेड टू मीट कैपिटल लॉसेस और कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट में उसके कुछ स्पेसिफाइड पर्पस लिखे होंगे, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस। फिर एक सीक्रेट रिजर्व भी होता है हमारा, जिसको हिडन रिजर्व कहते हैं, ये जनरली बनाया नहीं जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, हमें डेप्रिसिएशन करना था 20,000 चार्ज, बट हमने 40,000 चार्ज कर दिया, तो 20,000 रुपए जो है वो आपका सीक्रेट रिजर्व हो गया। तो सीक्रेट रिजर्व आर द रिजर्व विच आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट, जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, दे आर क्रिएटेड बाय शोइंग प्रॉफिट एट फिगर मच लोअर देन एक्चुअल, और बाय शोइंग एसेट एट लोअर फिगर और लायबिलिटी एट हायर फिगर। इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन रिजर्व और इंटरनल रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व आपके ये मेथड दे रखे हैं, जैसे एक्सेसिव डेप्रिसिएशन लगा दिया, मोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज कर दिया, रेवेन्यू रिसीप्ट को कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट कर लिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया, कंटिजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दिया। कंटिजेंट लायबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, वो बैलेंस शीट के नीचे दिखाई जाती है फुटनोट में। कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं फुटनोट में, मतलब हमें खुद नहीं पता कि ये लायबिलिटी हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसे बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं। अगर वो फुटनोट वाली लायबिलिटी हमने ऊपर दिखा दी तो ये आपका सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। और फिर एक लास्ट पॉइंट है रिजर्व फंड। तो ये रिजर्व फंड जो है आपका, इफ रिजर्व आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज एंड सच सिक्योरिटीज आर पर्टिकुलर पर्पज, ये मैंने पहले बता दिया था आपको कि वो अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें उस अमाउंट को, तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वो रिजर्व फंड बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने दे रखी है, कैश अवेलेबल होता है हमारे पास, एंड फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ, मतलब या तो हमें ये लग रहा है कि वो फंड अगर हम अपने बिजनेस में लगा दें तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इससे अच्छा बाहर इन्वेस्ट कर दें, और हमारे पास कैश अच्छा खासा अवेलेबल है तो भी हम उसे बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड रिजर्व फंड लिखा हुआ है, तो ये मैं पहले बता चुका था कि जो रिजर्व फंड है वो रिजर्व
पे डिपेंड करता है, पहले रिजर्व बनेगा तब वो फंड इन्वेस्ट होगा ना, पहले रिजर्व होगा फिर वो इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर रिजर्व फंड है आपका तो वो रिजर्व से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे वही दो बातें लिखी है, रिजर्व इज नॉट रिप्रेजेंटेड by an specific asset while reserve fund is always represented by some specific asset. A reserve always appear in the liability side while a reserve fund a two-way account, that is it appear both in the asset side as well as the liability side of the balance sheet. Reserve does not require creation of reserve fund. रिजर्व को रिजर्व फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, while reserve fund cannot be created without creating a reserve. ठीक है, जैसे कोई रिजर्व हमने बनाया, अगर उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर वो रिजर्व फंड के नाम से आ जाता है, बैलेंस शीट में भी, लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी। ठीक है, इसके बाद ये क्विक रीजन है, छोटा छोटा यहाँ पे एक एक लाइन में मीनिंग लिखा हुआ है। क्विक रीजन जितना पढ़ा हमने वो सारी बात। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक काम करना, मैं इसको एंड करता हूँ, उसमें दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, अभी ठीक है।